औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैम लर्न की तरफ से आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल को। इन 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील बोहर। नील बोहर ने सबसे पहले हाइड्रोजन का जो है वो मॉडल पेश किया। नील बोहर के मॉडल के मुताबिक ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है ये हाइड्रोजन के एटम की है। तो इसके कुछ पास्टुलेट थे जो नील बोहर ने बयान किए थे। इसमें सबसे पहले नील बोहर ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, वो घूमता है, जिसमें क्या होते हैं, शेल्स होते हैं और क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। उसके बाद उसने ये कहा कि जो शेल्स होते हैं, इस मॉडल के मुताबिक उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस मदारों में घूमता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं, या फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट एज अ फिक्स एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि अपने ऑर्बिट्स के अंदर एक फ़िक्स एनर्जी के साथ क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूमता है तो वो क्लोज हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के साथ क्लोज भी हो सकता है। एनर्जी इज़ मिनिमम ग्राउंड स्टेट। अब मतलब ये कि देखिए हमारे पास ये जो दरमियान में होता है ना, ये न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के आगे पहला शेल है, फिर ये दूसरा शेल है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा, मतलब 4 शेल होते हैं, KLMN, ये 4 शेल्स के जो है वो नाम है। अब जो शेल न्यूक्लियस के यहाँ पे करीब होगा, जैसे ये हमारे पास K शेल न्यूक्लियस के क्या यहाँ पर करीब है, तो मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। और जो इससे दूर होगा, जैसे L है, तो इसकी एनर्जी उससे क्या होगी, मतलब कि ज़्यादा होगी। किससे? K की निस्बत इससे क्या होगी, न्यूक्लियस से ज़्यादा होगी। M की फिर उससे ज़्यादा होगी, N की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, और ये इनकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, कम से कम होती है, और ये ग्राउंड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट मीन कि ये शुरू वाली स्टेज होती है। अब जो न्यूक्लियस से दूर होगा, अवे होगा न्यूक्लियस से, तो वो क्या होगा, ग्रेटर एनर्जी रखेगा। इस तरह जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक तरीन मदार में मौजूद होता है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नॉट अलाउड एंड स्पेस एम्प्टी, के वाज़ेह है कि इन ऑर्बिट्स के दरमियान जगह बिल्कुल खाली होती है। मतलब कि जो ऑर्बिट्स हैं इनके दरमियान जगह बिल्कुल क्या होती है, खाली होती है। उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, अपने अपने शेल्स के अंदर क्या होते हैं, वो घूम रहे होते हैं। जो इनके दरमियान, शेल्स के दरमियान जो जगह होती है ये खाली होती है, और ये फिक्स एनर्जी होती है। हर शेल की अपनी एक मखसूस फिक्स एनर्जी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स के अंदर, मतलब कि इन शेल्स के अंदर क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो इसमें यह होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पहले बड़े वाले ऑर्बिट से छोटे वाले ऑर्बिट्स में आना चाहे, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले की तरफ अगर वो आना चाहे, तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है। खारिज करने के बाद वो फिर क्या करता है, वो ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ आता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट वाले, मतलब कि वो छोटे वाले ऑर्बिट्स में से जिसकी एनर्जी कम होती है, उससे वो ज़्यादा वाले में जाना चाहे, तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। मतलब जब उसके पास एनर्जी होगी तभी वो अपने लोअर वाले ऑर्बिट से हायर वाले ऑर्बिट में जा सकता है। तो ये उसकी शर्त होती है। तो ये हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल है, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले इसके पास्टुलेट के बारे में बताया। बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बोहर में जो शेल्स हैं और सब शेल्स के बारे में। देखें हमारे पास एक डायग्राम जो है, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम। ये डायग्राम में जो दरमियान में हमारे पास होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास K शेल है, ये L शेल है, और ये हमारे पास क्या है, M शेल है। अब देखें शेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले शेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, शेल्स के अंदर घूमते हैं, और वो न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होते हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने अपने मदार के अंदर, ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से। 4 शेल होते हैं, और K जो होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, N की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हम कैसे पता करते हैं कि हमारे पास जो है वो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास L के अंदर कितने हैं, M के अंदर कितने हैं, और N के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है 2n⁻²। अब हम क्या करते हैं, K जो हमारे पास है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो N की पावर क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी।
एल हमारे पास दूसरा ऑर्बिट है तो n की पावर 2 होगी। n हमारे पास क्वांटम नंबर है, आप कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। m जो है उसमें n की पावर क्या है 3 है, मतलब n की वैल्यू क्या है 3 है। अब देखें यहाँ पे जब हम k की बात करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है 2n की पावर क्या है 2 है, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। अच्छा, तो ये जो 2n की पावर 2 है, अब अगर तो k शेल है तो वो पहला ऑर्बिट है, ठीक है, तो उसमें क्वांटम नंबर 1 आएगा, तो हम 1 यहाँ पे n की जगह पुट करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब है पहले वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं, k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं दूसरे शेल की, दूसरा हमारे पास l है, l में है 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम l हमारे पास दूसरा ऑर्बिट है तो दूसरे ऑर्बिट में n की वैल्यू है 2 हम पुट करेंगे n की जगह पे, तो 2 to the 4, 4 to the 8, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो यहाँ पे देखो 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब k में 2 इलेक्ट्रॉन है, l में है 8। अब m में 18 है तो n हमारे पास तीसरा शेल है, n की पावर 3 है, 3 हम पुट करेंगे n की जगह पे। 3 को हम 2 से क्या करेंगे हम उसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसको हम क्या करेंगे 2 बार इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा इसका, जैसे 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से तो 9 आएगा, 9 टू द क्या आएगा 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरा शेल m है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास n है उसमें क्या आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम n की जो पावर्स है उसकी मदद से हम इसकी वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सब शेल्स की। सब शेल्स जो होते हैं वो इन शेल्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब शेल्स को हम डिवाइड करते हैं उसमें से बनते हैं सब शेल्स, जिसमें S है, P है, D है, हमारे पास क्या आएगा F सब शेल आ जाएगा। सब शेल छोटे होते हैं, शेल्स बड़े होते हैं। अब हमारे पास K शेल में एक सब शेल होता है, जैसे हम K की बात करें ना, पहले शेल की बात करें तो इसमें सिर्फ एक सब शेल है S, क्योंकि K में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L जो शेल है उसमें 2 सब शेल होते हैं, S और P, क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में कितने होते हैं 6 होते हैं, ये नीचे लिखे हुए हैं। अब 6 और 2 कितने हो गए 8, तो L में 8 होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है अभी, ठीक है। M में होते हैं 18, तो इस तरह M में कितने सब शेल आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, S P D 2 6 और ये आ जाएगा 10। तो इनको अगर हम ऐड करें आपस में सम करें तो ये हमारे पास 18 आंसर आ जाता है। अब N शेल जो है इसमें 4 सब शेल होते हैं, ठीक है। तो अब देखें तो S P D F है, तो 4 सब शेल है, 2 6 10 और हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इनको अगर हम सम करेंगे तो क्या है हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास क्या है शेल्स और सब शेल्स की डिवीजन थी। फिर नीचे लिखा हुआ कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में 6 हैं, D में 10 हैं, F में है 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो है इनकी कैपेसिटी है कितने इलेक्ट्रॉन्स ये रख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। अच्छा, अब इसमें देखें जो एटम का जो साइज़ होता है ना वो बहुत छोटा होता है। तो जदीद नज़रिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना उन पे जो चार्ज होता है वो मनफी चार्ज होता है, मतलब मनफी चार्ज के हामिल बादल की तरह होते हैं। और न्यूक्लियस के गिर्द इसके जो मौजूद होने की जो सही जगह है उस पर अंदाज़ा लगाना क्या होता है बहुत मुश्किल होता है। इसके बारे में हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं, हम इसमें उतना ही कर सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं कि न्यूक्लियस से तकरीबन उतने फासले पर इलेक्ट्रॉनी बादल के पाए जाने के इम्कान कम है या ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लूड कैसा है कैसा नहीं है। तो दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस से वो कितनी दूर मौजूद है, क्योंकि वो उसकी जो स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना इसकी एटम की, तो उसको पहचानना उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बारे में फिर जानना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया बोर का एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।